रिच डैड पुअर डैड के किताब के लेखक कहते हैं कि उनके दो पिता हैं। एक अमीर हैं जिन्हें वे रिच डैड कहते हैं और दूसरे गरीब हैं जिन्हें वह पुअर डैड कहते हैं। इस किताब में उन्होंने अपने दोनों पिता के विचारों से जो सीख ली है उसी के बारे में है, जैसे कि अमीर कैसे बना जाए, अमीर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, लोग पैसा कमाने के बारे में कैसे सोचते हैं, पैसा कमाने की शुरुआत कैसे की जाए आदि। लेखक के एक पिता बहुत ही पढ़े लिखे थे, उन्होंने पीएचडी भी करा था और उनके दूसरे पिता ने अपनी स्कूल की पढ़ाई भी नहीं पूरी करी थी। दोनों ही अपने अपने कैरियर में सफल थे। एक पैसे की समस्या से जूझ रहे थे और दूसरे उनके शहर के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। जब वे पैसे के बारे में बात करते थे तो दोनों के नजरिए भी अलग अलग थे। एक का मानना था कि पैसों के प्रति प्यार ही सभी प्रकार की समस्याओं की जड़ है और दूसरे का मानना था कि पैसों की कमी ही सभी समस्याओं की जड़ है। अब लेखक के बचपन में उनके सामने सबसे बड़ी दुविधा यह थी कि वह किसकी सुने, अपने रिच डैड की या पुअर डैड की, क्योंकि पैसों के बारे में दोनों के नजरिए पूरी तरह से अलग थे। हालांकि लेखक के दोनों पिता ही लेखक की भलाई चाहते थे। उनके पुअर डैड को हमेशा यह कहने की आदत थी कि हम ये नहीं ले सकते, हम वो नहीं ले सकते। वही उनके रिच डैड इस शब्द को कभी उपयोग नहीं करते थे। उन्हें इस वाक्य से सख्त नफरत थी, यहाँ तक कि उन्होंने लेखक को भी इसका इस्तेमाल करने से मना कर दिया था। लेखक के रिच डैड कहते थे कि तुम अपने आप से पूछो कि तुम कैसे उस चीज को ले सकते हो। उनका मानना था कि जब तुम कहते हो कि तुम यह चीज नहीं ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, और उसके विपरीत जब तुम अपने आप से यह सवाल पूछते हो कि तुम उस चीज को कैसे ले सकते हो तो तुम्हारा दिमाग अपने आप काम पर लग जाता है। उनका यह कहना बिल्कुल नहीं था कि आप सब कुछ खरीदते चलो। उनका यह कहना था कि अपने दिमाग को हमेशा एक्टिव रखो, उसे काम पर लगाओ, जिससे तुम्हारे ब्रेन की एक्सरसाइज होगी और वह दिन ब दिन मजबूत बनता चला जाएगा। उनके पुअर डैड कहते थे कि कभी रिस्क मत लो और रिच डैड कहते थे कि रिस्क को मैनेज करना सीखो। उनके पुअर डैड कहते थे कि बहुत पढ़ाई करो और कॉलेज डिग्री लो और एक अच्छी सुरक्षित नौकरी ले लो। वही रिच डैड कहते थे कि पढ़ाई करो और पैसा कैसे काम करता है वह सीखो। पैसों के लिए काम मत करो बल्कि पैसों को तुम्हारे लिए काम पर लगाओ। 19 साल की उम्र में रॉबर्ट यानी कि लेखक ने यह तय किया कि वे अपने रिच डैड की सुनेंगे और उनसे पैसों के बारे में सीखेंगे, और पैसों के मामले में वे अपने पढ़े लिखे पुअर डैड को अनुसरण नहीं करेंगे। वास्तव में उनके पुअर डैड उनके सगे पिता थे जो बहुत पढ़े लिखे थे और टीचर की नौकरी करते थे, लेकिन वह पैसों के मामले में गरीब थे। वही लेखक जिसे अपना रिच डैड कहते थे वे उनके दोस्त माइक के पिता थे, जिनके पास रॉबर्ट और उनका दोस्त माइक पैसे कैसे कमाते हैं वे सीखने के लिए चाहते थे। रॉबर्ट के इस रिच डैड ने अपनी स्कूलिंग भी नहीं पूरी की थी, फिर भी वह शहर के सबसे अमीर लोगों में से एक थे और बाद में जाकर अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बने। रॉबर्ट और माइक के कहने पर उनके रिच डैड उन्हें पैसे कमाना सिखाने के लिए तैयार हो गए। उनके अमीर पिता ने उन्हें पैसों के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे। अमीर पिता ने उन्हें कहा कि आप कितना पैसा कमाते हो यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि कितना पैसा आप बचाते हैं। बहुत सारे लोगों को यह नियम पता नहीं है, इसलिए हम देखते हैं कि लाखों रुपए की लॉटरी जीतने वाला गरीब या मध्यम वर्गीय आदमी अचानक से अमीर तो बन जाता है, परंतु कुछ ही सालों में अपनी पुरानी हालत पर आ जाता है, क्योंकि उन्होंने पैसे बचाए नहीं, सिर्फ खर्च किया। हम यह भी देखते हैं कि कोई खिलाड़ी जो 25-30 साल की उम्र में करोड़ों रुपए कमा रहा था, पर उसके 10 से 15 साल बाद उसके पास कुछ नहीं बचा, वह बेघर हो गया और उसे अपना खर्च चलाने के लिए बसें साफ करना पड़ रहा है।
क्या आप उस खिलाड़ी का नाम बता सकते हैं? सोचिए। लंबे समय में अपनी कितना पैसा कमाते हैं? लंबे समय में आप कितना पैसा कमाते हैं वो मैटर नहीं करता, आप कितना पैसे बचाते हैं वो मैटर करता है। आइए इसे थोड़ा और डिटेल में देखते हैं, जानते हैं। सबसे पहले आपको एसेट यानी संपत्ति और लायबिलिटीज यानी देनदारी क्या होता है उसे समझना होगा और उनके बीच का अंतर भी समझना होगा। रिच डैड ने उन्हें साधारण भाषा में समझाया कि एसेट यानी संपत्ति जब जेब में पैसे डालते हैं, वही लायबिलिटीज यानी देनदारी आपकी जेब से पैसे निकालती है। यदि आपको अमीर बनना है तो आपको एसेट खरीदने होंगे और यदि आपको गरीब और मध्यम वर्गीय बनना है तो आपको लायबिलिटीज खरीदने होंगे। कोई भी अमीर आदमी पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन वह आर्थिक रूप से पढ़ा लिखा जरूर होता है, यानी पैसा कैसे काम करता है यह उसे जरूर पता होता है। पैसा कैसे काम करता है यह किसी भी स्कूल और कॉलेजेस में भी नहीं सिखाई जाती है। हर आदमी का एक आय विवरण, बैलेंस शीट और पैसे का बहाव होता है, कैश फ्लो। इनकम स्टेटमेंट में दो भाग होता है, एक इनकम यानी कमाई और दूसरा एक्सपेंसेस यानी खर्चा। यह आपको बताता है कि आपने कितने पैसे कमाए हैं और कितने खर्च किए हैं, और सब खर्च निकालने के बाद आपके पास कुल कितना पैसा बचा है, कुछ बचा भी है या नहीं। बैलेंस शीट में भी दो भाग होते हैं, एक एसेट संपत्ति और दूसरा लायबिलिटीज यानी देनदारी। आपके एसेट आपके लिए पैसा बनाते हैं, ये आपको पैसे कमा कर देते हैं, जैसे जमीन, शेयर मार्केट और बाइंस में लगाया गया पैसा, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी बौद्धिक संपदा आदि। लायबिलिटीज का मतलब देनदारी, जैसे घर का या कार का लोन, क्रेडिट कार्ड का लोन आदि। आपके पास पैसा कैसे व कहां से आ रहा है और वह कहां व कैसे बाहर जा रहा है। गरीब आदमी का कैश फ्लो कुछ ऐसा होता है, जैसे गरीब आदमी के पास कमाई का स्रोत सिर्फ वेतन होता है। उनका लगभग पूरा पैसा कर, घर का किराया, खाना, कपड़े आदि में चला जाता है। महीने के अंत में अधिकतर इनके पास ना के बराबर पैसा बचता है या कुछ नहीं बचता। अब गरीब आदमी की बैलेंस शीट देखते हैं। गरीब आदमी का एसेट का कॉलम हमेशा खाली रहता है। वह इसलिए होता है क्योंकि उनके पास महीने के अंत में कुछ नहीं बचता। यदि बचता भी है तो वह उसे एसेट में नहीं लगाते, बल्कि वह उसे लग्जरियस वस्तु खरीदने में लगा देते हैं, खर्च कर देते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें किसी ने एसेट के बारे में नहीं बताया होता, ना ही स्कूल में, ना माँ बाप ने और ना ही दोस्तों ने। लायबिलिटीज वह खरीद नहीं पाते हैं क्योंकि उनके पास उतने पैसे बचते ही नहीं। मिडिल क्लास लोगों का कैश फ्लो देखते हैं। मध्यम वर्गीय लोगों का एक सेट पैटर्न होता है। जिनकी जल्दी में शादी हुई है वह पहले किसी नए शहर में किराए पर रहने लगते हैं, फिर खुद का नया घर लेने के बारे में सोचते हैं और नया घर लेने के बाद वह फर्नीचर लेते हैं। फिर जैसे जैसे इनकी आय बढ़ती जाती है वह वैसे वैसे वो कार और कुछ दूसरा सामान लेने लगते हैं। फिर उनका लायबिलिटीज का कॉलम होम लोन, कार लोन आदि से भर जाता है। इसके बाद लोन की किस्तों के वजह से उनका खर्च बढ़ता है और उनकी पूरी सैलरी उनके मासिक खर्चे में ही चली जाती है। इस प्रकार उनका पूरा एसेट्स का कॉलम खाली ही रह जाता है। आइए अब अमीर आदमी का कैश फ्लो देखते हैं। अमीर आदमी के एसेट उनके लिए पैसा कमाते हैं। लेखक के गरीब पिता का लगभग सारी सैलरी उनके मासिक खर्च में ही चली जाती थी और उनके अमीर पिता कई सालों से एसेट में पैसा लगा रहे थे, जिसके कारण उनका एसेट कॉलम उनकी लायबिलिटीज से बहुत बड़ा हो चुका था, जो अब उनके एसेट उनके खर्चों से ज़्यादा पैसे बना रहे थे। लेखक के अमीर पिता भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वह पूरी तरह से फाइनेंशियली लिटरेट थे और पैसा काम कैसे करता है उन्हें यह बहुत ही अच्छी तरह से पता था। चाहे आदमी गरीब हो या अमीर, उसे पैसों को कमाना आता है, लेकिन उसे पैसे को मैनेज करना नहीं आता। उन्हें बहुत हार्डवर्क करना
तो आता है, लेकिन अपने पैसों से हार्डवर्क करवाना नहीं आता। वह बस खुद ही काम करते रहते हैं, अपने पैसों को काम पर नहीं लगाते। जैसे जैसे उनकी कमाई बढ़ती है, उसी के अनुपात में उनके खर्चे भी बढ़ते रहते हैं और उन्हें लगता है कि ज़्यादा पैसे आने से उनकी सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसलिए वे लगातार अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए मेहनत करते रहते हैं, चाहे उनका वेतन कितना भी बढ़ जाए, और उनकी आर्थिक समस्या कभी खत्म नहीं होती। वह यह कभी नहीं समझते कि उनकी असली समस्या यह है कि उनके पास जो पैसा है उसे वह खर्च कैसे कर रहे हैं, उसका उपयोग कैसे कर रहे हैं, और यह समस्या फाइनेंशियल इलिटरेसी की वजह से है। सबसे पहली बात जो आपको माननी चाहिए वह यह है कि सबसे पहले खुद को पे करो। जो भी पैसा आप कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा अपने लिए रखो, यानी कि अपने लिए पैसे बचाओ, और उन बचे हुए पैसों से ऐसे एसेट खरीदो जो आपके लिए पैसा बना सके, यानी आपको पैसा कमा कर दे सके। अमीर और गरीब लोगों ने सबसे बड़ा अंतर यह होता है कि गरीब लोग पहले सब पैसे खर्च कर लेते हैं, फिर आखिर में अपने लिए रखने का सोचते हैं, जिसकी वजह से ज़्यादातर समय वह अपने लिए कुछ भी नहीं बचा पाते और अंत में ना ही वह उसे किसी एसेट में निवेश कर पाते। वहीं अमीर लोग सबसे पहले अपने लिए पैसे बचाते हैं और उसके बाद अपने खर्चे करते हैं। यह करने के लिए बहुत ही प्रयास और सेल्फ डिसिप्लिन की ज़रूरत पड़ती है। कई बार आपके सामने कुछ आर्थिक समस्या आएगी, फिर भी आपको सबसे पहले खुद को ही पे करना है और उसे बचाना है। जब आप अपने ऊपर सेल्फ डिसिप्लिन करना सीख जाएंगे तो समझ लीजिए कि आपने अमीर बनने की तरफ अपना पहला कदम बढ़ा लिया है। जैसे जैसे आप अपने लिए पैसे बचाकर उसे एसेट में निवेश करेंगे, वैसे वैसे आपकी कमाई की स्रोत बढ़ते जाएगी। जो लोग सबसे पहले खुद को पैसे नहीं देते, उनका कैश फ्लो कुछ इस प्रकार का होता है। आइए जानते हैं। खुद को पहले पे करने वाले आदमी के एसेट का कॉलम कभी बढ़ चुका है, जिससे वह अपने अन्य खर्चे देखता है और उसमें जो बचता है उसे वह फिर से एसेट में ही निवेश करता है, ताकि उसे अपने वेतन पर ही पूरी तरह से निर्भर ना रहना पड़े। वहीं पर पहले खर्च करने वाले आदमी की सारी सैलरी उसके खर्च में ही निकल जाती और उसके पास ना के बराबर पैसे बचते हैं या नहीं बचते, जिससे वह अपने एसेट कॉलम को नहीं भर पाता। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह निकल कर आती है कि अमीर लोग सबसे पहले एसेट वाले कॉलम पर फोकस करते हैं और गरीब लोग इनकम स्टेटमेंट पे फोकस करते हैं। अमीर लोग अपना पैसा को बिजनेस, शेयर, सरकारी ब्रांड और रियल एस्टेट में निवेश करते हैं। वह कई और जगह भी पैसे लगाते हैं जहां से उन्हें एक रेगुलर इनकम मिलती है। उनका यह निवेश उनके लिए एसेट है जो उनके लिए पैसा कमाते हैं। जो एसेट आपको पसंद है, आपको उसमें निवेश करना चाहिए। आपको यह पता करना चाहिए कि कौन कौन से एसेट की श्रेणियां आपको अच्छी लगती हैं। उसके बारे में बहुत ही गहराई में जाकर अध्ययन करना चाहिए, जानकारी लेनी चाहिए, जैसे वह आगे आने वाले समय में किस प्रकार का आपको मुनाफा दिलाएगी, उस एसेट में कोई अन्य स्रोत भी बन पाएगा या नहीं। लेखक को बिल्डिंग और ज़मीनें बहुत पसंद है, इसके अलावा उन्हें इसकी गहरी समझ भी है, इसलिए वे इसमें ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करते हैं। उन्हें छोटी कंपनियों में भी काफ़ी जांच परख कर निवेश करना पसंद है। यहाँ पर एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमीर लोग महंगे बंगले, आभूषण, बड़ी गाड़ी आदि लग्जरी की चीज़ें आखिर में खरीदते हैं। सबसे पहले वह एसेट खरीदते हैं जहाँ से उन्हें कमाई होती है, और इसी जगह पर गरीब और मध्यम वर्ग के लोग लग्जरी चीज़ें पहले खरीदते हैं। अमीर लोग सबसे पहले अपना एसेट का कॉलम मजबूत करते हैं, फिर उस एसेट से मिलने वाली कमाई से वह अपने लिए लग्जरी का सामान खरीदते हैं। अगर उन्हें कोई महंगी चीज़ खरीदनी है तो वह सब पहले सोचते हैं किस तरह से अपने एसेट कॉलम को मजबूत किया जा सकता है, जिससे एसेट से मिलने वाली कमाई बढ़ेगी और उस कमाई से वह उस महंगी चीज़ को खरीदेंगे। वह लगातार अपने दिमाग का उपयोग करते हैं, उससे एक्सरसाइज करवाते हैं, जिससे उन्हें पैसे कमाने के लिए नए नए विचार मिलते रहते हैं। इस तरह वह लग्जरी का सामान खरीदने से पहले वह अपनी पहली
अपनी कमाई तथा उसके स्रोत बढ़ाने के बारे में पहले सोचते हैं। वहीं पर अन्य लोगों का एक ही कमाई का स्रोत होता है, वह है नौकरी। और जब वह कोई लग्जरी का सामान खरीदते हैं तो उनका पूरी आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है। जिन गरीब या मध्यम वर्गीय लोगों की लॉटरी लगती है, वह भी अपनी एसेट पर निवेश करने के बजाय खर्च बढ़ाते जाते हैं। इस तरह कुछ साल के बाद फिर से अपनी पुरानी आर्थिक स्थिति पर आ जाते हैं। यहाँ पर इनकम समस्या नहीं है, समस्या यह है कि उसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, यानी कि आप किस तरह आप उन पैसों का उपयोग कर रहे हैं। अमीर लोग और अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब लोग और गरीब बनते जा रहे हैं और मध्यम वर्गीय लोग संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि पैसों के बारे में हमारे यहाँ स्कूल, कॉलेज और घरों में नहीं सिखाया जाता है। हमारे स्कूल और कॉलेज में सिर्फ हमें प्रोफेशनल स्किल के बारे में सिखाया जाता है, हमें फाइनेंशियल स्किल के बारे में नहीं सिखाया जाता। इसलिए आज डॉक्टर, इंजीनियर, मैनेजर एंड पायलट आदि जिन्होंने अपने स्कूल और कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाए थे, वो आज अच्छी सैलरी होने के बाद भी फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं। उसके पास हमेशा आय के कई स्रोत होने चाहिए। अधिकतर लोगों का एक ही कमाई का माध्यम होता है, जो कि उनकी सैलरी है। वह कहते हैं कि वह बहुत सुरक्षित जीना चाहते हैं, इसलिए वह अपनी सैलरी पर ही निर्भर रहते हैं, पर यह नहीं समझ पाते कि एक ही कमाई के स्रोत पर निर्भर रहना कितना बड़ा रिस्क है, जोखिम। इनकम सोर्स 3 प्रकार का होता है। पहला, सामान्य, ऑर्डिनरी, मतलब आपकी सैलरी। दूसरा, पैसिव, मतलब रियल एस्टेट आदि से कमाया गया पैसा, यानी जहां से आपके ना रहने और ना ध्यान देने पर पैसे आए। तीसरा, पोर्टफोलियो, मतलब शेयर बाजार और सरकारी बॉन्ड से कमाया गया पैसा। आज के समय में दुनिया के सबसे अमीर आदमी, अमेजन के संस्थापक श्री बेजोस और दुनिया के सबसे महान निवेशक श्री वॉरेन बफेट पोर्टफोलियो इनकम की वजह से अमीर बने हैं। वहीं अगर बात करें अमेरिका के राष्ट्रपति श्री डोनाल्ड ट्रंप और इस किताब के लेखक श्री रॉबर्ट की, तो वे पैसिव इनकम की वजह से अमीर बने हैं। लेखक के रिच डैड हमेशा कहते थे कि तुम्हें अपने ऑर्डिनरी इनकम सोर्स को जल्द से जल्द पैसिव इनकम या पोर्टफोलियो इनकम में बदलना चाहिए, यानी अपना पूरा ध्यान एसेट का कॉलम बढ़ाने पर देना चाहिए। अगर आपके पास अच्छे अवसर आ रहे हैं लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, या अवसर आपके सामने है लेकिन आपको दिख नहीं रहा, तो उसका मतलब यह है कि आपके पास फाइनेंशियल इंटेलिजेंस नहीं है। दिमाग हमारा सबसे पावरफुल एसेट है। अगर उसे हम अच्छे से ट्रेन करते हैं तो आपको कई अच्छे अवसर ढूंढने में और अच्छे अवसर उत्पन्न करने में मदद मिलेगी, जिससे आप बहुत अच्छी कमाई कर सकेंगे। अब हम लोग जानेंगे फोकस ऑन लर्निंग नॉट अर्निंग। आपको लर्निंग पर फोकस करना होगा, अपने दिमाग को फाइनेंशियली ट्रेंड करना होगा। आपका माइंड फाइनेंशियली ट्रेंड होगा तभी वह नए फाइनेंशियल अवसरों को देख पाएगा। कोई भी चीज़ सीखते हुए आपको अपना माइंड खुला रखना चाहिए। आज के समय में बहुत सारे लोग जब उनके सामने कोई नया विचार आता है तो उसे सही से नहीं सुनते या अनसुना कर देते। वहीं पर जो सही में बुद्धिमान होते हैं वह नए विचारों को खुले मन से स्वागत करते हैं, उसे तुरंत नोट कर लेते हैं, वह बोलने से ज़्यादा सुनने पर फोकस करते हैं। आज के समय में जो अलग अलग एसेट हैं, जैसे कि जमीन, शेयर बाजार, सरकारी बॉन्ड, नए बिजनेस आदि, आपको किसी में भी निवेश करने से पहले अपना दिमाग खुला रहकर उसकी अध्ययन करना होगा। जो लोग लर्न की जगह अर्न पर फोकस करते हैं वह पैसा तो कमाते हैं लेकिन उसे अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते, फिर आगे चलकर किसी न किसी फाइनेंशियल समस्या में फंसते रहते हैं। फाइनेंशियल नॉलेज ना होने की वजह से लोग अपने आसपास चल रही जल्दी से अमीर बनने वाली किसी योजना में किसी के कहने पर पैसा लगा देते हैं, फिर उसके बाद वह कंपनी उनका पैसा लेकर भाग जाती। इसलिए लेखक के रिच डैड ने उनसे कहा कि पहले लर्निंग पर ध्यान देना चाहिए, बाद में अर्निंग पर। फाइनेंशियल लीयरिंग आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है। जब भी तुमसे गलती होगी तो तुम उससे सीखो और अगले समय वह गलती ना करो।
गलतियों से बिल्कुल ना डरो। जब कोई जीतने के लिए खेलता है तो उससे गलतियां होती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि उस गलती से सीखकर आगे अच्छा करना। रिच डैड ने लेखक को जोखिम प्रबंधन यानी रिस्क मैनेजमेंट सीखने को कहा। इस संदर्भ में मिस्टर वॉरेन बफेट ने कहा कि रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग, यानी आप क्या कर रहे हैं यदि आपको वह पता नहीं तो यह जोखिम है। यदि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपको गाड़ी चलाना ही नहीं आता तो वह रिस्क है। आप इसको कम करने के लिए पहले आपको गाड़ी चलाना सीखना पड़ेगा। इसी तरह फाइनेंशियल रिस्क को भी फाइनेंशियल ज्ञान और स्किल डेवलप करके कम किया जाता है। इसलिए किसी भी एसेट में निवेश करने से पहले उसके बारे में सही से जानना और उसके बारे में स्किल होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम आगे देखते हैं कि लेखक ने अपने फाइनेंशियल ज्ञान और स्किल का उपयोग करके कैसे पैसे बनाए। 1989 में रॉबर्ट अमेरिका में जहां रहते थे उसके पास से एक स्थान से गुजर रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि वहां के अधिकतर घरों पर सेल के बोर्ड लगे हैं। उस समय अमेरिका में मंदी आ गई थी, शेयर बाजार टूट चुका था, घर बिक रहे थे, तथा वहां की रियल एस्टेट का बाजार भी बहुत ही खराब हालत में था। उन्होंने देखा कि वहां पर एक घर के नोटिस बोर्ड पर बहुत दिनों से सेल का बोर्ड लगा हुआ था। तब वह उस घर के मालिक से मिले। उन्होंने उसके मालिक से पूछा कि यह घर कितने में बेच रहे हैं। उसने कहा कि मैंने बहुत दिनों से इस घर को बेचने के लिए बोर्ड लगाया है, लेकिन कोई भी यह घर देखने के लिए और कीमत पूछने के लिए नहीं आया, तो आप ही घर देख लो और मुझे इसका दाम बताओ। रॉबर्ट को वह घर बहुत पसंद आया और उन्होंने वह घर $20,000 में खरीद लिया। फिर उसके बाद उन्होंने उस घर में किराएदार रखे। 1-2 साल बाद जब उस स्थान पर रियल एस्टेट का मार्केट बढ़ने लगा तो लोग उस स्थान पर घर खरीदने लगे। उस समय उन्होंने $20,000 में खरीदा घर $95,000 में बेच दिया। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि उन्होंने सिर्फ उस घर के दाम में ही मुनाफा नहीं कमाया, बल्कि उसमें किराएदार रखकर भी उससे पैसे बनाया। उससे 1 महीना बाद फिर उन्हें एक अच्छा फ्लैट मिला जिसका मालिक जर्मनी का था। उन्हें उस एरिया के रियल एस्टेट मार्केट के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं थी। वह बस उस फ्लैट को जल्द से जल्द बेचकर जर्मनी जाना चाहता था। अब लेखक उसके साथ मोल भाव करके वह फ्लैट भी खरीद लिया और 2 साल बाद लगभग 1.5 गुना दाम पर उसे बेच दिया। उन पैसों से फिर उन्होंने एक मंडी वाले एरिया में घर खरीदा और जब वह पर मंदी खत्म हुई तो उसे बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया। इसकी मदद से वह बताते हैं कि कैसे कम पैसों को ज़्यादा पैसों में बदल सकते हैं। उसके लिए आपके पास उस एसेट से जुड़ा आर्थिक ज्ञान होना चाहिए, तभी आप अच्छे अवसर ढूंढ पाएंगे। लेखक को रियल एस्टेट की जमीन, घर और छोटी कंपनी में निवेश करने में दिलचस्पी है, इसलिए वह उसके बारे में ज्ञान इकट्ठा करते हैं, फिर इससे अच्छे अवसर तलाशते हैं। आपको जिस एसेट में इंटरेस्ट है उसका अच्छा ज्ञान लीजिए, फिर उसमें निवेश करने के बारे में सोचिए। दोस्तों, अंत में लेखक ने पुनः एक बार याद दिलवाने की कोशिश की है कि गरीब और मध्यम वर्ग के लोग पैसों के लिए काम करते हैं, वहीं अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। अमीर लोग अपने एसेट कॉलम को बढ़ाने में लगे रहते हैं। उन्हें उससे जो मुनाफा मिलता है उसे वे वापस वहीं और पुनः निवेश करते हैं। इस तरह उनका पैसा उनके लिए लगातार काम करता है। किसी भी एसेट में पैसा लगाने से पहले उसमें जिन लोगों ने निवेश किया है उनसे मिले। जो लोग उसमें निवेश करके सफल हुए हैं, यदि उनसे मिलना संभव नहीं है तो उनके बारे में पढ़ें और उस एसेट के बारे में गहन ज्ञान हासिल करने का प्रयास करें। तो यह कहानी से हम जाने रिच डैड पुअर डैड की हिंदी में समरी थी। आपको इस किताब में दिए नियमों को अमल में लाना होगा, तभी जाकर आप फाइनेंशियल प्रॉब्लम से निकलकर अपर क्लास श्रेणी में आ पाएंगे। अब यह आपके हाथ में है कि
आप जो पैसा कमाते हैं उसे पूरा खर्च करते हैं या सबसे पहले खुद को पे करके उसे बचाकर सही जगह पर निवेश करके अमीर बनते हैं। धन्यवाद ये सुनने के लिए।